जी नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम टॉपिक जो शुरू करेंगे वो है काव्य के। काव्य एक अलग सेक्शन है, जैसे हिंदी व्याकरण है, हिंदी साहित्य है, इसके साथ शब्दावली है। ऐसे ही प्यारे दोस्तों एक सेक्शन होता है हमारा काव्य का। और इस काव्य के अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे टॉपिक यहाँ पे वो है हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं एक टॉपिक हमारा ये है, जिसके अंदर हम भाषा, बोली, उपबोली का बारे में जानेंगे। इसके बाद में अलंकार, और तीसरा टॉपिक रस, और इसके बाद में छंद। तो ये अब जो ग्रुप आपका स्टार्ट हुआ वो काव्य का ग्रुप स्टार्ट हुआ। आने वाली जो आपकी क्लासें होगी वो हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, अलंकार, रस और छंद की होगी। क्लियर? तो आप लोग इन सब चीजों से अगर एग्री करते हो तो आप एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए और यस कीजिए, और फिर यहाँ आज समझने की कोशिश कीजिए हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में। प्यारे दोस्तों, यहाँ से सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा भारतीय संविधान में हिंदी। भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में हिंदी। कुछ बेसिक प्रश्न आपको कराता हूं हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के। ये इसका पहला सेक्शन है। भारतीय संविधान में हिंदी की जब हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान का भाग 17 और उसका कै खंड हिंदी के बारे में चर्चा करता है, भाषाओं के बारे में चर्चा करता है। और जो अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में वो प्यारे दोस्तों 343 से लेकर 351 तक हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और उसका संवैधानिक प्रयोग की चर्चा करता है। इसके बाद प्यारे दोस्तों हम धारा भी कह सकते हैं या अनुच्छेद, इसी को धारा को ही अनुच्छेद कहा जाता है। 343 का जो फर्स्ट है वो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाता है। क्लियर? इसके बाद अनुसूची, 8वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची? 8वीं जो अनुसूची है वो भाषाओं की चर्चा करती है। 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में आपको ध्यान रखना है 1949 को, 1949 ईस्वी को केवल 14 भाषाओं को मान्यता थी। कितनी भाषाओं को? 14। और वर्तमान में जो है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। वर्तमान में कितनी है? 22 भाषा को मान्यता। कितनी भाषा को? 22 भाषा को मान्यता दी गई। इसके बाद इसमें जो तिथि है, प्रसिद्ध जो तिथि है हिंदी के संदर्भ में, वो एक तो 14 सितंबर है और एक 10 जनवरी है। 14 सितंबर और 10 जनवरी। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो कि भारत में मनाया जाता है। और 10 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस, अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस
भारतीय संविधान इस 10 जनवरी की चर्चा ही नहीं करता है, लेकिन इस 14 सितंबर की चर्चा जरूर करता है, क्योंकि 14 सितंबर सन की जब हम बात करते हैं तो वो है 1949 ईस्वी। जो दर्जा दिया गया हिंदी को, वो राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी क्या बना दी गई? राजभाषा। और इसकी लिपि जो निर्धारित की गई वो देवनागरी की लिपि निर्धारित की गई। लिपि देवनागरी। मानक रूप जो माना गया, मानक रूप वो माना गया खड़ी बोली। किसको माना गया? खड़ी बोली। किसी न किसी रूप में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर जो बेसिक प्रश्न आपके बनते हैं वो क्या क्या है। भारतीय संविधान में हिंदी, भारतीय संविधान का भाग 17 के भाषा की चर्चा करता है और उसमें हिंदी भाषा की विशेषकर कौन सा भाग भारतीय संविधान का भाषा से संबंधित है? राइट आंसर है 17 का क। अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा के प्रचार प्रसार और भाषा के प्रयोग से संबंधित। धारा 343 का फर्स्ट भाग हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाता है। कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लो, अगर हो गया है दोबारा पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन तो यहां से आने ही है। अनुसूची कौन सी है? 8वीं अनुसूची है। 1949 ईस्वी में इस 8वीं अनुसूची के अंतर्गत केवल 14 ही मूल भाषा थी जिनको मान्यता दी गई है। वो तो वक्त के साथ साथ धीरे धीरे अब तक हम 22 अलग अलग भाषाओं को संविधान में भाषा के रूप में मान्यता दे चुके हैं। कोई भी बोली भाषा का दर्जा प्राप्त तब करेगी जब उसको भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता मिली हो, 1 पॉइंट। दूसरा, एक बड़े भूभाग में फैली हो, दूसरा पॉइंट। बहुत अधिक लोगों के द्वारा प्रयोग की जा रही हो, उसका अपना खुद का व्याकरण हो, उसकी अपनी खुद की लिपि हो, तो वो क्या भाषा का दर्जा प्राप्त कर सकती है कोई भी बोली। तिथि 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 10 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये आपको ध्यान रखना है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हालांकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है और राजभाषा भी। राजभाषा हम उसे कह रहे हैं जिसमें सरकारी कामकाज होता है, प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन की जो भाषा है वो राजभाषा है। लिपि इसकी देवनागरिक है, जो बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, जिसमें मैंने ये सारी चीजें लिखी है। और जो भारतीय संविधान में जो मानक रूप माना गया हिंदी का, क्योंकि हिंदी के तो बहुत सारे रूप है, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और यूपी में अलग अलग है। उनमें से जो मेरठ के आसपास जो बोली जाती है हिंदी, उस हिंदी को मानक रूप माना गया भारतीय संविधान के अंतर्गत। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये थे आपके भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्न। अब इसके बाद यहां चर्चा करते हैं हम किसकी? राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है। भाषा विभिन्न संदर्भों में। तो जो भाषा विभिन्न संदर्भों में है वो किसकी बात कर रहा है? वो राजभाषा की बात कर रहे हैं। क्या है राजभाषा? सरकारी कामकाज की भाषा, सरकारी कामकाज, सरकारी कामकाज की भाषा। दूसरी, प्रशासन की भाषा, प्रशासन की भाषा वो क्या है? राजभाषा।
संविधान में दर्जा प्राप्त भाषा क्या कहलाती है? सरकारी कार्यालयों की भाषा। सरकारी कार्यालयों या कार्यालय की भाषा की भाषा को हम क्या कह रहे हैं? राजभाषा कह रहे हैं। क्लियर? बात समझ में आई? तो ये क्या है आपकी भाषा के विभिन्न संदर्भ। तो अपने आप में ये टॉपिक आपका पहले हो चुका है, भाषा बोली बोली वो टाइटल भी है, लेकिन उसमें से ये जो चीजें हैं ये उस समय नहीं बताई गई थी आपको। ठीक है, इसीलिए मैं इसमें से केवल वे ही सेक्शन करा रहा हूं जिसकी चर्चा उस समय नहीं हुई थी। ठीक है, यहाँ है भारतीय संविधान में हिंदी। ठीक है, तो वहां पे उस समय नहीं बताया गया था कि अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक है। आपको उस समय नहीं बताया गया था। 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। स्टार्टिंग में 14 भाषाएं थी, फिर 22 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इसको करके फिर अलंकार वाला टॉपिक लेंगे। तो इसके बाद राजभाषा के बाद में दो दूसरी भाषा है हमारी, वो राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा क्या है? किसी भी राष्ट्र में प्रयुक्त होने वाले सबसे अधिक भाषा। किसी राष्ट्र में प्रयुक्त होने वाली, किसी राष्ट्र में प्रयुक्त होने वाली, किसी राष्ट्र में प्रयुक्त होने वाली सबसे अधिक, सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या, जनसंख्या व भूभाग पर, भूभाग पर प्रयोग में लाई गई भाषा क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा। इसके बाद मातृभाषा क्या है? परिवार, पड़ोस, परिवार पड़ोस
घर तथा माता पिता की भाषा। परिवार, पड़ोस, घर तथा माता पिता की भाषा क्या कहलाती है? हमारी मातृभाषा कहलाती है। अलग अलग एरिया में अलग अलग है। इसके बाद में क्या है? त्रिभाषा। इस त्रिभाषा के अंतर्गत हम एक लेंगे अंतरराष्ट्रीय भाषा। अंतरराष्ट्रीय भाषा जो अंग्रेजी है। दूसरी लेते हैं हम राष्ट्रीय भाषा जो हिंदी है। और तीसरी लेंगे हम प्रांतीय भाषा जो हमारी संस्कृत, उर्दू और पंजाबी है। प्रांतीय भाषा। तो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा और प्रांतीय भाषा क्या कहलाते हैं? त्रिभाषा। इसी को त्रिभाषा सूत्र भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मातृभाषा है। इसके बाद में ये है आपकी फोर्थ और ये है आपकी फिफ्थ, मानक भाषा। मानक भाषा हमारी खड़ी बोली है। भाषा का जो आदर्श रूप होता है, भाषा का आदर्श रूप क्या है? मातृभाषा। और वो भाषा का जो आदर्श रूप है वो क्या है? खड़ी बोली वाला रूप क्या है हमारा? मानक भाषा है। क्लियर? तो ये थी आपकी प्यारे दोस्तों राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा और मानक भाषा। क्लियर? इसके बाद में आज जो हमें पढ़ना है वो है अलंकार। क्या पढ़ना है? अलंकार। क्योंकि और भाषा बोली से संबंधित जो टॉपिक है उसके जो सेक्शन है वो सारे हो चुके हैं आपके। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ वो है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण, शोभा, चमत्कार, सुंदरता या फिर विशेषता। ये सब क्या है? अलंकार के शाब्दिक अर्थ है। दूसरा, शब्द संरचना। अलंकार की जो शब्द संरचना बनी है वो अलम और कार से मिलके बनी है। तीसरा जो प्रश्न बनता है अलंकार से वो बनता है परिभाषा, जहां शब्द व अर्थ के माध्यम से, जहां शब्द व अर्थ के माध्यम से, जहां शब्द व अर्थ के माध्यम से किसी काव्य, जहां शब्द व अर्थ के माध्यम से किसी काव्य, पुस्तक, कविता, वाक्य, कथन की शोभा बढ़ाई जाए, कथन की शोभा बढ़ाई जाए, वो क्या कहलाता है? अलंकार। फोर्थ, अलंकार के भेद। अलंकार के
मूल भेद दो होते हैं, प्रयोग हम 3 का करते हैं। एक है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा क्या है, उभयालंकार। तीसरा क्या है, उभयालंकार। पांचवा प्रश्न बनेगा अलंकार के तत्व अवयव। वो है 2, एक होता है शब्द और दूसरा होता है अर्थ। एक शब्द है और दूसरा क्या है, अर्थ है। शब्द और अर्थ। इसके बाद यहाँ पे प्रणेता, प्रवर्तक, प्रतिपादक। प्रणेता, प्रवर्तक, प्रतिपादक कौन है? वो है आचार्य भामा। क्या है? आचार्य भामा। क्या है? प्रणेता, प्रवर्तक। इसके बाद में 7वां प्रश्न है ग्रंथ, काव्य, पुस्तक। वो क्या है? काव्य अलंकार। क्या है? काव्य अलंकार। ये 7 आपके बेसिक प्रश्न हैं, क्लियर, जो अलग अलग एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछे गए हैं। एक बार दोबारा से समझिए, उसके बाद में फिर इसको डिटेल में लेके आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण भी होता है। जिस प्रकार मैं अपने हाथ में एक घड़ी पहने हुआ हूं, लोग उंगली में अंगूठी पहनते हैं, गले में चैन पहनते हैं, हाथ में कड़े पहनते हैं, तो और भी शरीर के किसी भी अंग में जो आभूषण धारण किए जाते हैं वो उस शरीर की सुंदरता को बढ़ाने का काम करते हैं। अर्थात वे जो आभूषण, वे गहने सुंदरता को बढ़ाने के साधन के रूप में, सुंदरता को बढ़ाने के कारक के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं। ऐसे ही अगर हमें किसी कविता, किसी गाने, किसी भजन की, किसी पुस्तक की, किसी वाक्य की, कथन की सुंदरता बढ़ानी होती है, तो उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम 2 गहने प्रयोग करते हैं, और वो एक होता है शब्द और दूसरा होता है शब्द का अर्थ। तो जिस प्रकार शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम अनेक प्रकार के गहने, सोने चांदी के आभूषण प्रयोग करते हैं, ऐसे ही किसी काव्य के, किसी किताब के, किसी पुस्तक के, किसी गाने के सुंदरता को बढ़ाने के लिए, उसकी शोभा को बढ़ाने के लिए, उसमें विशेषता लाने के लिए हम शब्दों का और शब्दों के अर्थों का प्रयोग करते हैं। इसी वजह से अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण भी है, शोभा भी है, चमत्कार भी है। चमत्कार का मतलब यहाँ जादू नहीं है, चमत्कार का मतलब यहाँ विशेषता लाना है, सुंदरता और विशेषता है। ये अलम और कार से मिलके बना है। अलम एक इसमें निपात है और कर क्रिया में आर प्रत्यय लग के यहाँ ये शब्द बना है। जहां शब्द व अर्थ के माध्यम से किसी काव्य में या किसी पुस्तक में, किसी कविता में, किसी वाक्य में या किसी कथन की शोभा बढ़ाई जाए, तो वो क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के भेद 2 हैं, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार, लेकिन प्रयोग हम 3 का कर रहे हैं। काव्य तो 2 में ही लिखे गए, किताबों में, काव्य में, ग्रंथों में हमने शब्दालंकार, अर्थालंकार का ही प्रयोग किया है, लेकिन कुछ जगह हम उभय अलंकार का भी प्रयोग करते हैं।
उभय का अर्थ होता है दोनों। उभय जो ये शब्द है ये एक निपात है संस्कृत का, जिसका हिंदी में अर्थ दोनों होता है। तो जहां शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वो शब्दालंकार कहलाता है, जहां अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वो अर्थालंकार कहलाता है, और जहां शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वो उभय अलंकार कहलाता है। तो शब्दालंकार हम उसे कहेंगे जहां शब्द के कारण चमत्कार हो। जैसे आज ब्लू है पानी 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 पानी, तो यहां हमने शब्द का प्रयोग किया, और वो जो शब्द का प्रयोग किया वही यहाँ पे क्या लिया है, विशेषता लिया है। तो आज ब्लू है पानी पानी, ये अपने आप में क्या कहलाया, शब्दा अलंकार कहलाया। ठीक है, मैं पानी पानी हो गई, ये अर्थालंकार कहलाया, क्योंकि वहां पानी शब्द का हमने जो प्रयोग किया वो अलग सेंस में किया, अलग अर्थों में किया, तो वो क्या कहलाया, अर्थालंकार। रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभे मोती मानुष सून, अर्थालंकार। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी हम पंक्ति, जो भी सेंटेंस हम पढ़ते हैं उनमें ये तो शब्दों के कारण विशेषता ला रहे हैं, या फिर अर्थ के कारण विशेषता ला रहे हैं, या फिर शब्द और अर्थ दोनों के कारण विशेषता ला रहे हैं। तो जहां शब्दों के कारण विशेषता आएगी, परदेसी परदेसी जाना नहीं, तो वो शब्दालंकार कहलाएगा। क्लियर। और जहां अर्थ के कारण विशेषता आएगी, बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, अब सबको पता है बीड़ी जिगर से नहीं जलती है, वो लाइटर से जलती है, माचिस से जलती है, लेकिन बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, तो इसमें हम अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न कर रहे हैं, इसी वजह से ये गाना अर्थालंकार का उदाहरण है। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है कि जहां हम डायरेक्ट शब्द का अर्थ ना लेके उसके अर्थ के कारण ही विशेषता उत्पन्न करें, वो अर्थालंकार कहलाता है। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, ये उभय अलंकार है, क्योंकि यहाँ राणा जी और जिससे गलती हुई है उन दोनों का रोल है, और उन्होंने जो गलती की है उस अर्थ का भी रोल है। तो जहां शब्द व अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वे उभय अलंकार है। हम सुबह से शाम तक जितने भी भजन कीर्तन गाने सुनते हैं वो किसी न किसी अलंकार का ही उदाहरण होता है। और पिछले कुछ साल में ये देखने में आया है कि जो किताबी के एग्जाम्पल होते हैं उनको देके अलंकार नहीं पूछे जाते, बल्कि कुछ गीत, कुछ भजन, देशभक्ति की जो कुछ पंक्तियां, कुछ गानों की पंक्तियां देके पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। अलंकार के तत्व और अवयव, जैसे पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर बनता है, उसमें एक तत्व हाइड्रोजन का, दूसरा ऑक्सीजन का। ऐसे ही अलंकार भी दो तत्वों से मिलकर बनता है, एक शब्द और एक अर्थ से। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश। ऐसे ही अलंकार भी इन 2 तत्व शब्द और अर्थ के माध्यम से बनता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को इस दुनिया के सामने जो लेके आए उस व्यक्ति का नाम था आचार्य भामह। तो ये भामह ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा कि किस तरीके से आप शब्द और अर्थ के माध्यम से विशेषता ला सकते हो, शोभा बढ़ा सकते हो, चमत्कार उत्पन्न कर सकते हो। इन्होंने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम है काव्य अलंकार। इस काव्य अलंकार में बताया गया कि किस प्रकार आप गाने लिख सकते हो, किस प्रकार आप गीत लिख सकते हो, किस प्रकार आप भजन लिख सकते हो, और किस प्रकार एक अच्छी किताब आप लिख सकते हो। इसके अंतर्गत उस अच्छे राइटर और उस अच्छे लेखक की तमाम विशेषताएं और अच्छे ग्रंथ की तमाम विशेषताओं को बताया गया। किस तरह के शब्दों का प्रयोग करने पर, किस तरह की चीजें, वस्तु का, प्रसंगों का वर्णन करने पर लोग उसको पसंद करेंगे, वो सब इसी के अंतर्गत लिखा गया। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, रोजमर्रा की जिंदगी में जो आप गाने सुन रहे हो वे सारे के सारे अलंकार के ही उदाहरण हैं।
इसके बाद फिर यहां से जो प्रश्न बनेगा आपका वो बनेगा शब्द अलंकार के भेद। अगर यहां तक की चीजें आपकी समझ में आ गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, और इसके बाद में शब्द अलंकार के भेदों के बारे में आप यहाँ पे चीजों को समझिए। एक प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार के भेद है, कौन सा शब्द अलंकार के भेद के अंतर्गत नहीं आता। तो एक होता है प्यारे दोस्तों हमारा अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। एक होता है यमक अलंकार। तीसरा एक होता है हमारा श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। एक चौथा होता है हमारा वक्रोक्ति अलंकार। क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार। और एक पांचवा होता है हमारा विवक्षा अलंकार। और एक छठा होता है हमारा प्रश्नालंकार। कौन सा अलंकार होता है? प्रश्नालंकार होता है। और एक सातवां अलंकार होता है हमारा पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। पुनरुक्त प्रकाश, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, ये क्या है? ये 7 अलंकार हमारे शब्द अलंकारों में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार का भेद नहीं है? इन 7 को छोड़ के जो भी आ जाए वो शब्द अलंकार का भेद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार का भेद है? इन 7 में से जो भी आ जाए वो शब्द अलंकार का भेद है। क्लियर? इसके बाद हम एक एक को करके आगे बढ़ेंगे। अर्थालंकार भी अपने आप में 36 प्रकार का होता है, लेकिन 15 ही अर्थालंकार आपको पढ़ने हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो यहां शब्द अलंकार में पहला है आपका अनुप्रास अलंकार। क्या है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ होता है आवर्ती या पुनरावर्ती। अनुप्रास का अर्थ क्या है? आवर्ती या पुनरावर्ती। अनुप्रास अपभ्रंश भाषा का शब्द है जहां वर्णों की जहां वर्णों की जहां वर्णों जहां वर्ण शब्द या वाक्य की जहां वर्ण शब्द या वाक्य की आवर्ती जहां वर्ण शब्द या वाक्य की आवर्ती एक ही जहां वर्ण शब्द या वाक्य की आवर्ती एक ही अर्थ में हो। जहां वर्ण शब्द या वाक्य की आवर्ती एक ही अर्थ में हो, एक ही अर्थ में हो, तो वो क्या कहलाता है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। उन 5 भेदों में एक भेद होता है छेकानुप्रास। दूसरा भेद होता है लाटानुप्रास। और तीसरा भेद होता है वृत्त्यानुप्रास।
छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वर्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, और पांचवा वेद होता है अंत्यानुप्रास। पांचवा वेद क्या है? अंत्यानुप्रास। ये 5 वेद किसके होते हैं? अनुप्रास के। क्लियर? तो जहां वर्ण, शब्द और वाक्य, अब तक आपने ज्यादातर किताबों में ये पढ़ा है कि जहां वर्णों की आवर्ती होती है, लेकिन अगर शब्द की आवर्ती, वाक्य की आवर्ती एक ही अर्थ में हो तो उसको क्या कहते हैं? हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इनमें से पहला भेद है हमारा छेकानुप्रास। क्या है? छेकानुप्रास। जहां अनेक वर्ण, जहां अनेक वर्ण की आवर्ती, जहां अनेक वर्ण की आवर्ती समान क्रम में हो, जहां अनेक वर्ण की आवर्ती समान क्रम में हो, जहां अनेक वर्ण की आवर्ती समान क्रम में हो, तो वो क्या कहलाता है? छेका अनुप्रास कहलाता है। कि आवर्ती समान क्रम में हो वो क्या कहलाता है? छेका अनुप्रास कहलाता है। जैसे बाघे बघिर में, बाघे बघिर में, भरमर भरे अजब अनुराग। बाघे बघिर में भरमर भरे अजब अनुराग। तो ये क्या है? ये छेका अनुप्रास है। बै 2 बार है, भै 2 बार है, और यहां ए भी 2 बार। इसी को कहते हैं अनेक वर्ण की आवर्ती समान क्रम में। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, अनुप्रास में वर्णों की आवर्ती तो होती है, लेकिन शब्द की और वाक्य की भी आवर्ती होगी। और अनुप्रास की 5 कंडीशन बनेगी। तो आपको यहां पर देखना है कि जहां अनेक वर्ण होंगे, एक वर्ण नहीं रहेगा, जहां अनेक वर्ण होंगे और समान क्रम में आएंगे, 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है छेका अनुप्रास को समझने के लिए। यहां पर इसमें बै वर्ण आया है, इसमें भी बै है 2 बार, यहां भै 2 बार, यहां ए 2 बार। तो जहां एक वर्ण ना आके, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, तो उसमें एक वर्ण आया च, तो एक वर्ण ना आके जहां अनेक वर्ण आए लेकिन वो समान क्रम में हो। अगर बै 2 बार आया है तो बाकी भी 2 बार हो। अगर ये बै 5 बार आता तो ये भै और ए भी 5 बार होता। अगर ये 10 बार आता तो बाकी भी 10 बार आते, तभी छेका अनुप्रास बन सकता था। तो यहां आपको ध्यान रखना है जहां अनेक वर्ण समान क्रम, ध्यान रखना है अनेक वर्ण समान क्रम में आवर्ती करे, उसको कहते हैं छेका अनुप्रास। दूसरा जो उदाहरण है अनुप्रास का आपका, वो है लाटानुप्रास। क्या है?
लाटानुप्रास। लाटानुप्रास कहाँ होगा? लाटानुप्रास होगा, लाटानुप्रास जहां शब्द या वाक्य की, जहां शब्द या वाक्य की आवृत्ति, जहां शब्द या वाक्य की आवृत्ति एक ही, जहां शब्द या वाक्य की आवृत्ति एक ही अर्थ में, एक ही अर्थ में हो, जहां शब्द या वाक्य की आवृत्ति एक ही अर्थ में हो, वो क्या कहलाता है? वो लाटानुप्रास कहलाता है। एक ही अर्थ में हो वो क्या कहलाता है? लाटानुप्रास। क्या होगा जी? जैसे परदेसी, परदेसी जाना नहीं, परदेसी, परदेसी जाना नहीं, ये सब क्या है? ये लाटानुप्रास है। आज ब्लू है, पानी 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 पानी, ये क्या है? लाटानुप्रास है। रघुपति, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत कपूत क्यों धन संचय, और पूत सपूत क्यों धन संचय। तो ये आपको ध्यान रखना है जी। पहले शब्द का जो अर्थ है दूसरे का भी वही अर्थ है, पहले शब्द का जो अर्थ है दूसरे का भी वही अर्थ है। ऐसे ही पहली पंक्ति का जो अर्थ है दूसरी का भी वही अर्थ है, पहले सेंटेंस का जो अर्थ है दूसरे का भी वही है। तो यहां शब्द या वाक्य की आवृत्ति एक ही अर्थ में हो, यहां शब्द की आवृत्ति एक अर्थ में हो रही है इनमें पहले दो सेंटेंसों में। यहां जो सेंटेंस हमने प्रयोग किया तीसरे और चौथे में, तो भी वहां पे वाक्य की समान अर्थ में आवृत्ति हुई है। तो आपको ध्यान रखना है, राम भजन जो करत नहीं भवसागर पार नहीं, और राम भजन जो करत नहीं भवसागर ताहि पार नहीं, ये भी वाक्य है समान अर्थ में प्रयुक्त होने वाला, और ये भी लाटानुप्रास का ही उदाहरण है। लाट शब्द बना है डंडे से, और दंड कहते हैं वाक्य को। तो यहां पे जो ये अनुप्रास का अर्थ आवृत्ति है,
और लाट का अर्थ क्या है? डंडा अर्थात वाक्य। तो जहां वाक्य की आवर्ती हो एक अर्थ में, उसको क्या कह रहे हैं? लाटानुप्रास कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? लाटानुप्रास कह रहे हैं। तो जब शब्द और वाक्य की आवर्ती एक अर्थ में होगी तो वो लाटानुप्रास कहलाएगा। तीसरा क्या है आपका? वृत्त्यानुप्रास। क्या है? वृत्त्या अनुप्रास। तो वृत्त्यानुप्रास कहाँ होगा जी? वृत्त्यानुप्रास जहां वर्णों की आवर्ती के द्वारा, जहां वर्णों की आवर्ती के द्वारा वर्त या जहां वर्णों की आवर्ती के द्वारा वर्त या अर्धवर्त बनता हो, वो क्या कहलाता है? वर्ण की वह आवर्ती, वर्ण की वह आवर्ती, वर्ण की वह आवर्ती जो कानों को, वर्ण की वह आवर्ती जो कानों को प्रिय ना लगे। वर्ण की वह आवर्ती जो कानों को प्रिय न लगे वो क्या कहलाता है? वृत्त्यानुप्रास कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त्यानुप्रास। वर्ण की वह आवर्ती जो कानों को प्रिय न लगे, वृत्त्यानुप्रास। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। जैसे नभ में तारे हैं, तेते तुम तारे हो। जैसे नभ में तारे हैं, तेते तुम तारे हो। इसमें भी यहाँ तै 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 और तै वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर चै वर्ण की आवृत्ति हो रही है, चै चै और चै वर्ण की। तो यहाँ एक ही वर्ण है और उसमें क्या था? छह का अनुप्रास में अनेक वर्ण थे, बै भै और ऐ। यहाँ एक नहीं थे बल्कि अनेक थे। तो अनेक वर्ण समान क्रम में थे, दो 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 बार। और यहाँ क्या है? यहाँ पे एक ही वर्ण आवर्ती कर रहा है लेकिन कानों को भी प्रिय नहीं लग रहा है। जैसे लैला तुझे लूट लेगी, तू लिख के ले ले, तो ये कानों को प्रिय लग रहा है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से चांदनी रात में चटनी चटाई, ये भी कानों को प्रिय लग रहा है। तो ये अपने आप में श्रुत्यानुप्रास के उदाहरण हैं, लेकिन ये वर्त्यानुप्रास के हैं। तो वर्त्यानुप्रास में एक या अनेक वर्ण तो हो सकते हैं लेकिन समान क्रम में कभी आवर्ती नहीं करेंगे। तो यहाँ चै वर्ण की आवर्ती हुई 3 बार और यहाँ पे भी तै वर्ण की आवर्ती हुई 4 बार। तो इसमें भी तै 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 तै, तो इसलिए क्या कहलाए आपके? ये वर्त्यानुप्रास के उदाहरण कहलाए। क्या कहलाए? वर्त्यानुप्रास। कल पढ़ेंगे फिर एक श्रुत्यानुप्रास, जो सुनने में अच्छा लगे, यहाँ एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवर्ती करे, तो वो क्या कहलाता है? श्रुत्यानुप्रास कहलाता है।
इसके बारे में आपको कल वाली क्लास में बताएंगे। अब यहां तक अगर आपको अच्छी तरह चीजें समझ में आ गई हो, जितने भी बेसिक प्रश्न आपको कराए गए, वो क्या क्या कराए गए आपको बताया गया कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसकी शब्द संरचना, डेफिनेशन, अलंकार के भेद, अलंकार के तत्व। अगर वहां पूछ रहे हैं अलंकार के भेद बताओ कितने, ऑप्शन में 2 भी हैं और ऑप्शन में 3 भी है, तो राइट आंसर 3। और जब ऑप्शन में 3 नहीं होगा तो राइट आंसर 2। क्या? शब्दालंकार और अर्थालंकार। तत्व 2 ही है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। पूरे कॉन्सेप्ट को कौन लेके आया था? वहां में है। कौन सी पुस्तक थी? काव्य अलंकार पुस्तक थी। क्लियर? इसके बाद में यहाँ शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? 7। एक होता है अनुप्रास। अनुप्रास के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं अनुप्रास के। कितने पढ़ लिए आपने? 3। बाकी 2 कब पढ़ोगे? कल वाली क्लास में। अनुप्रास के कौन से भेद होंगे? 6 का अनुप्रास, लाटानुप्रास, वर्त्यानुप्रास। यहां तक कर लिया। कल कंप्लीट कर लेंगे श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास को, और उसके बाद में फिर यमक, सलेश, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से ये चीजें समझ में आ रही होगी। अब जिसका जो डाउट है अपना डाउट लीजिए, उसके बाद में फिर शाम को मिलेंगे 9:30 बजे हिंदी बाई अरुण चैनल पर मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ। जी जी, वेरी गुड। क्लियर यहां तक? और कोई डाउट किसी का? चलो जी, ठीक ठीक, थैंक यू थैंक यू। चलो बाकी कल लेंगे, ठीक है। यहां से करेंगे शुरू। कहां से? श्रुत्यानुप्रास से। आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार। कल फिर मिलते हैं।